नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बीते कुछ दिनों से न्यायपालिका की टिप्पणियों को लेकर देश में विवाद छिड़ा हुआ है। उपराष्ट्रपति तक सवाल उठा चुके हैं, निशिकांत दुबे ने भी सवाल उठाए। लेकिन इसी बीच एक सर्वे भी सामने आया जिसमें न्यायपालिका में कैसे खेल खेला जाता था, कैसे जजों की नियुक्ति होती थी, कैसे कुक को भी जज बना दिया जाता था, जिसने कानून की पढ़ाई नहीं की है उसे सीजीआई बना दिया जाता था। बड़ा खुलासा हुआ है और इसको लेकर निशिकांत दुबे की तरफ से भी कुछ ट्वीट किए गए हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, निशिकांत दुबे की तरफ से कुछ ट्वीट किए गए जिसमें कुछ जजों के नाम लिए गए हैं। कैसे एक वक्त पर कुक को पद दे दिया गया, कैसे एक जिन्होंने कानून की पढ़ाई तक नहीं की उन्हें सीजीआई बना दिया गया। आखिर क्या खेल खेला जाता था पिछले कुछ वक्त में सुप्रीम कोर्ट में या बाकी अदालतों में? नहीं, कुक को जज नहीं बनाया गया था। हाँ। कुक को राष्ट्रपति बनाया गया था। अच्छा। और लोग जानते हैं मैं नाम क्यों लूं, क्योंकि हाँ। अब वो पूर्व राष्ट्रपति हैं तो उनका नाम है। वो गांधी परिवार में खाना बनाती, उनको राष्ट्रपति बना दिया, तुम्हारी सेवा का इनाम। इस तो तरह ये मेहरबानी कौन और क्यों की जाती थी? नहीं, क्यों की जाती थी वो तो दर्शक समझ लेंगे। मैं जजों पे आ जाता हूँ। हाँ। निशिकांत दुबे का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने पूछा है कि 1967 से 68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे कैलाशनाथ वांचू जी। क्या आपको पता है कि हाँ, कैलाशनाथ वांचू जी ने कभी कोई कानून की पढ़ाई नहीं की थी? तो फिर कैसे सीजीआई बन? कुछ नहीं। अब यही तो इसी का तो जवाब लेना है। गांधी परिवार बताए, क्योंकि उस वक्त तो सीधी नियुक्ति हो जाती थी। जिसने कानून की पढ़ाई नहीं की वो क्या आर्टिकल, क्या कैसे फैसले, कैसी टिप्पणी कर पाएगा? जिसने कानून की पढ़ाई नहीं की, साधारण वकील छोड़ दीजिए, साधारण जज छोड़ दीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हाल था उस वक्त। और वो आज न्यायपालिका के मर्यादा की बात कर रहे हैं। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक शख्स थे जिनका नाम था बहरुल इस्लाम। ध्यान से सुनिएगा। बहरुल इस्लाम 1951 में कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं। और 1962 में इनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1962 में ये राज्यसभा में गए। अब चूंकि ये गांधी परिवार के बहुत करीबी थे, बहुत करीबी क्या थे, हर कोई बोलता था कि ये चमचे हैं। तो चमचे का इनाम ये मिला कि 1967 में दोबारा राज्यसभा सदस्य बने। और राज्यसभा सदस्य बनाने में कोई बुराई नहीं, 68 में बना दिया। लेकिन राज्यसभा सदस्य रहते हुए इन्हें जज भी बना दिया गया। मतलब बहरुल इस्लाम पे इतनी मेहरबानी कि वो राज्यसभा सदस्य भी हैं और वो हाईकोर्ट के जज भी हैं। 1972 में बनाया गया था। और निशिकांत दुबे की तरफ से एक चौंकाने वाला खुलासा ट्वीट में किया गया है कि जिस आप शख्स की बात कर रहे हैं उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा भी नहीं दिया और उन्हें हाईकोर्ट का जज बनाने के लिए ऑफर कर दिया गया 1972 में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इस देश में हुआ था। और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 1979 में असम हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इन्हें बना दिया गया। अच्छा। जबकि किसी दूसरे कोर्ट में ये जज थे और वहां से ये इस्तीफा भी नहीं दिए थे। अच्छा। मतलब कि कुछ समय के लिए ही सही, ये दोनों जगह जज थे। तो ऐसा संभव है? बहरुल इस्लाम से अब था भाई। मतलब बोलते हैं ना, मेरे दादा का राज, मेरी दादी का राज, तो मेरी दादी का बाप का राज तो मैं नहीं बोलूंगा, वो तो कहावत है, लेकिन था। अब और इंटरेस्टिंग सुनाइए, बहरुल इस्लाम साहब बेचारे 1980 में रिटायर हो गए। ठीक है, 1980 में रिटायर हो गए, लेकिन 1980 में रिटायर हुए जज को दिसंबर 1980 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। अच्छा। और इन्होंने एक ही मेहरबानी की थी। वो पता है सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों बने थे? क्योंकि 1977 में इंदिरा गांधी पर लगे सभी भ्रष्टाचार के केस इन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ खत्म कर दिए थे। अच्छा, तो इन्हें उपहार के तौर पर इनका प्रमोशन किया जाता रहा। अब देखिए, अब 1980 में सुप्रीम कोर्ट जज है। और सुनिए, यही बहरुल इस्लाम जब सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर हुए तो फिर से दोबारा कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य, तीसरी बार 1983 में। निशिकांत दुबे की तरफ से खुलासा किया गया है, ट्वीट किया गया है बाकायदा। अरे अब ऐसा थोड़ी है कि ये सारे आंकड़े, डेट जाके पढ़ लीजिए ना, जहां पे आप जो कुछ बोल पाएगी, जो संविधान पर सवाल उठाती है, जो कहती है कि न्यायपालिका का आप टिप्पणियां कर अपमान कर रहे हैं।
देखिए, बोलने के लिए तो कोई रोक है नहीं। हाँ। भारत का सबसे भ्रष्टतम नेता कौन है? आप बोलेंगे कि ए राजा या लालू प्रसाद यादव, ये सब यही सब है ना जिन पे साबित हुआ है। ये सारे लोग दूसरों को भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं, तो कौन रोक सकता है इसको? कांग्रेस न्यायपालिका के स्वतंत्रता पे ज्ञान दे रही है, जिन्होंने ये हरकत की थी। अब देखिए, ये तो पहले की बात है। हाँ। बहुत पुरानी बात। संवैधानिक संस्थाओं को कांग्रेस ने कैसे अपनी जेब में रखा, खास करके गांधी परिवार ने, उसका उदाहरण हमने पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे हुआ करती थी, जज कैसे बना दिया करते थे, राष्ट्रपति कैसे बना दिया करते थे। अभी हमने एक नाम नहीं लिया, लेकिन बताया कि गांधी परिवार में खाना बनाती थी, एक दिन लगा कि इसने बहुत हमारी सेवा किया है, तो तुम्हें इनाम देना चाहिए। तो बोला, मैडम इनाम क्या दीजिएगा, चलो तुम्हें देश का राष्ट्रपति बनाते हैं। बोला, कैसे? मेरे बाप का देश है। अच्छा। बना दिया गया। एक ज्ञानी जैल सिंह, मतलब एक जो है पूरे देश का राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। हाँ, सबसे तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर है वो, मामूली मत समझिए उनको। और मैं बताता हूँ कांग्रेस ने कैसे देश चलाया है। एक ज्ञानी जैल सिंह थे, कांग्रेस के नेता थे। एक दिन इंदिरा गांधी ने कहा कि ज्ञानी जैल सिंह ने बड़ी सेवा की है, कांग्रेस के नेता, एक काम करते तुम्हें राष्ट्रपति बनाते। बोले, जी मैडम। अब भाई साहब राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन आदत तो वही, राष्ट्रपति के पद पे थे। एक बार इंदिरा गांधी निकल के आ रही थी, इन्होंने उसके कार का दरवाजा खोल दिया। अब आदत थोड़ी ना जाती है जल्दी, तो इंदिरा गांधी ने डांटा गया कि जैल, अब तुम राष्ट्रपति हो गए हो, कार का दरवाजा मत खोलो, ये ठीक नहीं लगता। बोला, ओके मैडम। इस तरह चल रहा था देश। अच्छा। अब बताइए, मैंने कोई गलत बात बोली हो? और ये लोग आज स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं, संविधान की बात कर रहे हैं। पता है संविधान कितनी इज्जत की थी? संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किसने किए थे? इसी गांधी परिवार ने। एक बार तो मिनी संविधान बना दिया था, 42वां संशोधन शायद था इंदिरा गांधी के समय में। इतना ज्यादा संशोधन कर, संविधान के मूल भावना का भी संशोधन कर दिया था। हाँ। जब दिल करता था किसी राज्य सरकार को, बोले आज मूड अच्छा नहीं है, चलो आज आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री थोड़ा सुबह से गुड मॉर्निंग नहीं किया, आज से तुम बर्खास्त, तेरे जगह पे कोई दूसरा मुख्यमंत्री। और वही कांग्रेस आज सवाल उठाती है। राहुल गांधी विदेश गए हैं और सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ठीक है ना, उठाने दीजिए ना। इसलिए मैंने तो कहा ना कि देश उस वक्त संविधान के अनुसार चल रहा था। आज स्थिति यह है कि विदेशों में जाके गालियां भी देते हैं, प्रधानमंत्री की माताजी पर भी टिप्पणी करते, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए आज लोकतंत्र खतरे में। उस वक्त हिम्मत थी कि इंदिरा गांधी पे कोई टिप्पणी कर दे या उनके पिताजी पे? अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। एक बार संजय गांधी को लगा कि मेरा फैमिली फंक्शन है, तो कलाकार आते हैं, बोला किशोर कुमार सुनो मेरे यहाँ एक बर्थडे, तुम आके गाना गा दो। किशोर कुमार ने कह दिया कि नहीं, मैं इस तरह नहीं गाता, मैं बड़ा कलाकार हूं। बोला, अच्छा आज से आकाशवाणी पे इसका गाना बंद करवा दो जी। उस वक्त सिर्फ आकाशवाणी या दूरदर्शन हुआ करता। हाँ, किया था। किशोर कुमार को सिर्फ इसलिए आकाशवाणी पे उनको गाने नहीं दिया जाता क्योंकि इनका कोई फैमिली फंक्शन था या इनके गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, उसमें आके गाए नहीं। ये थी इज्जत। तो इन बातों का जिक्र कहाँ है? हर जगह है। जा पढ़िए। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं जो पहले से लिखी हुई नहीं है या कहीं मेंशन नहीं है। वो इस तरह से ये देश चला रहे थे। अच्छा। और ये जो आज मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं ना, भ्रष्टाचार का जो कहानी है वो पुरानी हो गई। खैर, भ्रष्टाचार मतलब तो खुद ही फंसे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में दोनों माँ बेटे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जांच के घेरे में। आप एक बात कर रहे हैं, जिस देश में खाने को अनाज नहीं था, भूखमरी थी, उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री के कपड़े पेरिस में धुलने जाते थे। और आज वही लोग प्रधानमंत्री के कपड़ों पर सवाल उठाते हैं। उस वक्त भूखमरी थी, देश में खाने को अनाज नहीं था, लोग अकाल से मर रहे थे। उस वक्त पेरिस में कपड़े धुलने जा रहे थे। ये स्थिति थी। और आज ये कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए करते हैं। गरीबी गरीबी करके नाम लिया। इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। और जब इंदिरा गांधी गरीबी हटाते हटाते ये नौबत आ गई कि जब उनके निधन के बाद उनका बेटा प्रधानमंत्री बना, तो राजीव गांधी ने क्या कहा था पता है? 1 रुपए मैं दिल्ली से भेजता हूं, 15 पैसे लोगों तक पहुंच पाते हैं। 85 पैसे क्या हो जाते थे? तो भ्रष्टाचार कहां जाते थे? बिचौलियां। अब बताइए, 85% तक भ्रष्टाचार था। हाँ।
आज प्रधानमंत्री मोदी अगर 6,000 रुपए डालते हैं ना गरीबों के खाते में, तो 6,000 ही पहुंचता है। वो 1 रुपए जो चलता है वो 15 पैसे नहीं पहुंच पाता। ये भ्रष्टाचार की भी बात करते हैं। मतलब नैतिकता कहां है, मतलब कैसे ये कर पाते हैं। एक चैनल का एक सर्वे भी सामने आया है, उस सर्वे में खुलासा ये हुआ है कि हाईकोर्ट के 50 और सुप्रीम कोर्ट के 33% जज जो हैं वो चंद घरानों के भाई भतीजावाद, और यहाँ उन्हीं जजों को आगे बढ़ाया जाता है जिनके परिवार से कोई पहले ही पद पर होता था या बहुत खास किसी नेता का होता था। ये ऑफिशियल है। मैं और कुछ आधिकारिक आंकड़े देता हूं, आप जजों पे देख लीजिए। बताइए। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो जज है, टोटल संख्या है, ये 2022 में छपी है नवभारत टाइम्स में। 27 में से 6 जज के पिता जज रह चुके हैं और बाकी 7 जज के दादा जज रह चुके हैं। 7 से 14, मतलब 27 में से आधे के पिता या दादा जज रह चुके हैं। ये 2022 की रिपोर्ट है जो कि नवभारत में छपी है। और मैं बता दूं कि 2015 में एक एनजीएसी आया था, सरकार ने संसद से पारित किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे रद्द कर दो, हम ही चुनेंगे एक दूसरे को। अब वहां क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व देखिए, लंबे समय तक, अभी वो मैं कोर्ट पढ़ रहा हूं से, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी हाई कोर्ट के जज का प्रतिनिधित्व नहीं रहा। मतलब हाई कोर्ट का जज प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट नहीं आता था, किसी को ही प्रमोशन नहीं मिला। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का इंतजार करते रहे और अंत में रिटायर्ड हो गए। अच्छा। ये भी ऑफिशियल है, आधिकारिक है। तीसरी बात, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, ये भी मैं पढ़ रहा हूं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व ऐसा है कि आज की तारीख में 90% महिलाएं जुडिशरी में जो भी हैं वो छोटे मोटे काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं का प्रतिशत 10% से भी कम है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। हाँ। ये जुडिशरी का, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं, मैं आंकड़े बता रहा हूं। ये हाल है और ये सारे ऑफिशियल आंकड़े हैं। हाँ। 6 जजों के पिता, और मैं नाम उस वक्त, ये 2022 की रिपोर्ट है, उनका नाम भी दिया हुआ है। जैसे उस वक्त सीजेआई थे डीवाई चंद्रचूड़। हाँ। उनके पिता वाईवी चंद्रचूड़ भारत के 16वें सीजेआई थे, भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके थे। हाँ। जस्टिस केएम जोसेफ के पिता के मैथ्यू 1971 से 76 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। जस्टिस संजीव खन्ना जो अभी सीजेआई हैं, इनके पिता दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। उनके चाचा एचआर खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो भी सीजीआई हैं। बिल्कुल, तो सही जस्टिस खन्ना। हाँ। ये हाल है। और भी नाम है, आप बता दिए। जस्टिस बीबी नागरत्ना, ये महिला जज बनी थी। एक और वो कांग्रेस आज जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठाती है। इनके पिता नहीं कह रहे, जस्टिस बीबी नागरत्ना के पिता एस वेंकैया सीजीआई रह चुके हैं। हाँ। 10 साल के कार्यकाल में 6 महीने तक खेल है ना, जिसके खिलाफ अब मोदी सरकार ने, अभी विवाद भी हुआ था, काफी टकराव देखने को मिला था। नहीं, जज क्या है ना, 20-25 जो है, तुम हाँ। मेरी पीठ सहलाओ, मैं तेरी पीठ सहलाता हूं, बाकी तो कोई कुछ कर सकेगा नहीं। हाँ। ये चल रहा है। हाँ, सुधांशु धूलिया, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, इन सब के बाप पिता सब ये सब जज रह चुके हैं, इसलिए ये जज। हाँ। जस्टिस बेला त्रिवेदी, इनके पिता अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे। बेला त्रिवेदी सिविल जज हुई थे, इनके पिता वहीं पे जज हो गए। माने बाप सीनियर जज, बेटी जूनियर जज। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जज भी हैं। आएगा कैसे? जो जज प्रैक्टिस करते हैं, काफी अपना वक्त बिता देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा? नहीं, कैसे, इस तरह कैसे मौका मिलेगा? जो अपने परिवार के बीच जजों का पद रखेंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। तो मैं और बता रहा हूँ, सिर्फ जज की बात नहीं है। कई ऐसे जज हैं जिनके पिता मशहूर वकील रह चुके हैं। हाँ। जैसे जस्टिस एमआर शाह, ए रस्तोगी, दिनेश माहेश्वरी, एस ओका, विक्रमनाथ, जेबी पादरीवाला, ये सब वो जज हैं जिनके पिता बहुत बड़े बड़े वकील थे। मैं तो नाम ले रहा हूं ना, बता दें कि मेरे फैक्ट्स गलत हैं। जस्टिस संजय किशन कौल के पूर्वज कश्मीर के राज दरबार में ऊंचे पद पे काम करते थे। जस्टिस BAR गवई के पिता SR गवई जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और नेता थे। केरल के गवर्नर पद पर भी रहे। जस्टिस BS बोपन्ना के पिता कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे। मतलब या तो आप जज के बेटे हैं तब जज बनिएगा, मशहूर वकील के बेटे हैं तब जज बनिएगा, या आपके पिता, हाँ, उस तरह का। ये हाल है इंडियन जुडिशरी का। हाँ। और जब इसमें सुधार की मांग उठे तो तकलीफ होने लग जाए कुछ दलों को।
नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की वरिष्ठता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जैसे हालिया उदाहरण में बता दो, जस्टिस धुलिया, जस्टिस पादरीवाला। जस्टिस धुलिया को हाईकोर्ट के 23 एक्टिंग जस्टिस, चीफ जस्टिस और 6 एचसी जजों को छोड़कर इन्हें प्रमोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। हाँ, तो जिस तरीके जस्टिस से पादरीवाला सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अलावा हाईकोर्ट के 25 अन्य जजों को ऊपर तरजीह देते हुए सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। मतलब सीनियरिटी में 25 इनसे ऊपर। हाँ, लेकिन फिर भी उन पर मेहरबानी दिखाई गई। अब कैसे, क्यों, पैरवी, पैसा, पैरवी, बहुत तरह की बात है मैडम। अब सब कुछ थोड़ी ना बोलना है कोर्ट कचहरी के बारे में, नहीं तो एक अवमानना का हथौड़ा है, तक से पंकज उनके माथे पे बजा देंगे। वही जिस निशिकांत दुबे को घेरा जा रहा था, उसी निशिकांत दुबे ने अब ट्वीट के जरिए अब सामने सच्चाई ला दी कि न्यायपालिका में क्या खेल चल रहा था, कैसे किन्हें जज बना दिया जाता था, कैसे एक कुक को राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया जाता था, कैसे उन्हीं लोगों को तरजीह दी जाती थी जिनका राजनीतिक प्रभाव है या फिर वो किसी नेता के बेहद करीबी हैं। जी, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। हाँ। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहला जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिल था, उन्होंने ये किया कि एनजेएसी बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हाँ। और इसमें यह था कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाई जाए। संसद के दोनों सदनों में से पास हुआ, बहस हुई। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को ही रद्द कर दिया, कहा कि जजों की नियुक्ति का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोलेजियम सिस्टम को है, हम रद्द करते हैं। उस वक्त राष्ट्रपति ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलोकतांत्रिक वीटो कहा था। अब बताइए कैसे सुधार होगा? आप सुधार कैसे करेंगे? देश में कानून बना के नहीं है, कानून को ये वीटो कर देंगे, बोलेंगे कि नहीं करने देंगे। उसी पर तो अब विवाद छिड़ा है। ये हाल है कि संसद से कानून पास होगा, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसे रद्द कर देंगे। और जो इस पे सवाल उठाएगा, धनखड़ साहब या मनन मिश्रा, बस यही चल रहा है देश में। फिलहाल सब सुखी हैं, सब संपन्न हैं, बस। तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से न्यायपालिका में बीते पिछले सालों में खेल खेला जा रहा था, उसको लेकर निशिकांत दुबे ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है और बताया है कि कैसे एक कुक को राष्ट्रपति का पद दिया गया, कैसे कुछ जजों को इतनी तवज्जो दी गई, उन्हें गिफ्ट के तौर पर खुलेआम पद नवाजे गए। अब जब उन्होंने ये खुलासा कर दिया है तो विरोधियों की बेचैनी बढ़ गई है। फिलहाल निशिकांत दुबे के इस ट्वीट पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।